आदम, हाँ। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? कुछ नहीं कुछ तो पढ़ेंगे भाई। आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी कि चार्ज का एक सिस्टम है, सिर्फ एक सिंगल चार्ज नहीं, कई सारे चार्जेस हैं और उनका एक सिस्टम है। उस सिस्टम में किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे। तो फिर क्या करना है, चैनल को और वीडियो को ऐसे करना है लाइक। आज हम पढ़ेंगे कि भाई सिस्टम ऑफ चार्ज अगर है, सिर्फ एक चार्ज नहीं, उनका पूरा सिस्टम है। सिस्टम का मतलब कि भाई पूरा ग्रुप है। जैसे कहते हैं ना, आजकल तो सिस्टम बन गया है ना, कहते हैं सिस्टम हिला देंगे, ठीक है, पूरा सिस्टम ही क्लोज कर दिया, ठप कर दिया। तो ऐसे बंदे होते हैं जो सिस्टम ठप कर देते हैं। इसका मतलब उनका सिस्टम अकेले थोड़ी ना होता है, उनका पूरा ग्रुप होता है जो एक कॉल पर क्या करते हैं, मान लिया किसी से उसकी जो है लफड़ा हो गया, सड़क पर किसी से विवाद हो गया, लड़ाई हो गई, तो क्या करेगा, एक फ़ोन करेगा, एक मैसेज करेगा और 10-12 लड़के जो है वहाँ पर आ जाएंगे और फिर क्या, फिर लड़ाई शुरू होगी भाई, फाइटा, ठीक है, जैसे फिल्मों में होता है। तो वैसे सिस्टम का मतलब है कि भाई ग्रुप ऑफ चार्जेस, ठीक है। सिस्टम का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास पूरा चार्जेस का ग्रुप हो, उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है किसी एक पॉइंट पर। बाबू शोर मत मचाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले सिस्टम ही बना लेते हैं और सिस्टम एक पॉइंट लेंगे, कोई पॉइंट P लेंगे, उस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले सिस्टम बना लेते हैं, चार्जेस का सिस्टम, अपना सिस्टम नहीं भाई मार धाड़ वाला, वो नहीं, चार्जेस का सिस्टम बनाते हैं। यानी कि कम से कम 2-3-4 चार्ज तो ले ही लेते हैं। मान लें कि हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर एक चार्ज हमने लिया है, इस चार्ज को हम Q1 सपोज कर दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा चार्ज है यहाँ पर जिसे हम Q2 सपोज कर रहे हैं, और एक पॉइंट और तीसरा चार्ज भी हम ले लेते हैं यहाँ पर, मान लिया यहाँ पर है Q3, ये यहाँ पर, ठीक है। और क्या करें भाई, ये जो एक पॉइंट है P, और भी सारे चार्जेस हैं यहाँ पर, लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये Q1, Q2 और Q3 की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करें किसी एक पॉइंट पर, और उसके बाद इस पूरे फार्मूले को जनरलाइज कर देंगे, मतलब सामान्यीकरण कर देंगे उसका। सामान्य तरीके से मतलब वो जो फार्मूला होगा वो अब सिर्फ Q1, Q2, Q3 के लिए नहीं, n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए हो जाएगा। मान लिया हमारे पास सिस्टम में कितने चार्ज हैं, n चार्जेस हैं, 1, 2, 3 कैसे करते करते कहाँ तक है, n चार्ज तक है, ठीक है भाई। तो एक पॉइंट इसी सिस्टम के बीच में है P, जहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं भाई, जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं। यहाँ हम चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये पता कर लें इस पॉइंट पर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स की तरह से वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन जो चार्जेस रखे गए हैं अलग अलग पोजीशन पर, इनकी पोजीशन को भी हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी इसकी पोजीशन को हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, हमें एक कार्टेशियन प्लेन यहाँ बनाना होगा, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन बना लिया जिसमें ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है भाई, ये तो सभी जानते हैं। और भाई x एक्सिस और y एक्सिस जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं ओरिजिन। तो इनकी पोजीशन, सबकी पोजीशन, इस पॉइंट की भी, इन चार्जेस की भी पोजीशन हम ओरिजिन से डिसाइड कर लेंगे, ठीक है भाई। तो हम सपोज कर लेते हैं कि Q1 जो है यहाँ से ओरिजिन से, इसका जो वेक्टर है, इसका जो Q1 का वेक्टर है वो अपना R1 है, ठीक है, ये वेक्टर है। उसके बाद Q2 का सिमिलरली ओरिजिन से Q2 का वेक्टर जो है, Q2 वेक्टर जो है वो R2 है, ठीक है। और सिमिलरली ये जो P है, इस पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, सिंपल R ले लेते हैं, ठीक है भाई, सिंपल हम ले लेंगे भाई R, क्लियर है, ये पॉइंट हुआ। Q3 का भी हम यहाँ पर डिसाइड कर लेते हैं कि ये जो है भाई वो क्या है, R3 है। अब हमारे पास जो पॉइंट हैं, जो पॉइंट चार्जेस हैं यहाँ पर सिस्टम में, सबकी पोजीशन को हमने वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है उस पॉइंट को भी हमने वेक्टर दे दिया है, इसको भी एक वेक्टर दे दिया है। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है भाई, जानते हैं हम कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स से रिलेटेड होता है। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट P पर इन चार्ज Q1, Q2 और Q3 की वजह से फोर्स निकालेंगे, और फोर्स निकलेगा तो मैग्नीट्यूड भी आएगा उसका, और उसकी डायरेक्शन भी आएगी, जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा। बस क्या करना है, जो फोर्स आ रहा है, फोर्स में हम इस पर एक जो टेस्ट चार्ज रखेंगे उससे डिवाइड करके, मतलब फोर्स से हम इलेक्ट्रिक फील्ड पर पहुंच जाएंगे।
और हमारे पास फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड पर पहुंचने का फार्मूला क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है भाई, जो फोर्स होता है उसी में हम टेस्ट चार्ज को डिवाइड कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। सबसे पहले हम फोर्स फाइंड कर लेंगे इसको, उसके बाद यहाँ टेस्ट चार्ज जो रखे हुए हैं उससे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि भाई जो फोर्स आएगा उसमें दोनों चार्ज आएंगे, चाहे टेस्ट चार्ज हो चाहे सोर्स चार्ज हो, वो तो आएगा ही। एक चार्ज यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो वो कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा। और जैसे फोर्स का हमने डायरेक्शन निकाला था रिजल्टेंट फोर्स का, वैसे ही रिजल्टेंट जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन भी फोर्स की डायरेक्शन में ही आएगी। तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फोर्स ही निकालते हैं। इस पॉइंट P पर इस Q1 की वजह से फोर्स निकाल लें। ठीक है भाई। अब फोर्स निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करना होगा भाई, हमने क्या करना होगा, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखना होगा पॉजिटिव नेचर का, और Q1 भी क्या है, पॉजिटिव नेचर का है। तो जाहिर सी बात है ये Q1 क्या करेगा, अगर हम Q1 की वजह से इस पॉइंट P पर फोर्स निकालना चाह रहे हैं तो क्या होगा, हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यहाँ अप्लाई करेंगे। मतलब जब हम Q1 की वजह से इस Q0 पर जो पॉइंट P पर रखा गया है उस पर फोर्स निकाल रहे हैं, उस समय बाकी जो चार्जेज हैं उनको ये समझ लिया जाएगा कि वो है ही नहीं, सिस्टम में है नहीं, वो एब्सेंट है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। सिर्फ हमारे सामने क्या रहेगा, ये जो चार्ज है जिसकी वजह से फोर्स निकाल रहे हैं वो, और जो पॉइंट है जहाँ पर हम फोर्स निकाल रहे हैं उस पर जो चार्ज रखा गया है बस वो। ठीक है। बाकी सबकी जो है एब्सेंस मान ली जाएगी कि बाकी सारे जो चार्जेस हैं वो सिस्टम में है ही नहीं, वे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है। इतना करना है। सुपरपोजिशन यही हमें थोड़ा सा सहूलियत देता है कि भाई आप जो है इंडिविजुअली किसी दो चार्ज के बीच में फोर्स निकाल सकते हो, और उस समय ये आपको मानना होगा कि बाकी सारे चार्जेस प्रेजेंट हैं ही नहीं सिस्टम में। तो बस यही काम करेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे, और इस Q1 की वजह से इस पॉइंट P पर हम फोर्स निकालेंगे, क्योंकि दोनों जो चार्जेस हैं वो सिमिलर हैं, लाइट चार्जेस हैं, ये रिपेल करेंगे। और क्या होगा भाई, ये इस पर Q1 इस Q0 पर इस तरीके से फोर्स लगाएगा। इस फोर्स को हम लिख सकते हैं, आप जो है 1 से जा रहे हैं P तक। ठीक है। तो 1 से लेकर के P लिख देते हैं। ठीक है। 1 से लेकर के P तक, तो 1P हो गया। ये हो गया भाई फोर्स जो चार्ज Q1 की वजह से इस Q0 पर लग रहा है, पॉइंट P पर लग रहा है। ठीक है। अब Q2 की वजह से भी बिल्कुल सेम यही काम कर लेते हैं। ये भी पॉजिटिव नेचर का है, ये भी क्या करेगा, इसके ऊपर ऐसे ही रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, और भाई ये भी इसकी डायरेक्शन भी कुछ ऐसे होगी फोर्स की। ठीक है। ये फोर्स जो अपना होगा वो लग रहा है 2 की वजह से, चार्ज दूसरे वाले चार्ज की वजह से, और P पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, P पॉइंट पर जो Q0 चार्ज रखा गया उसको फोर्स लग रहा है। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, देखना है, ये वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी भाई। ठीक है। ये जो यहाँ से है, मान लिया पॉइंट 1 है ये, और ये पॉइंट 2 है। ठीक है। तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच का जो वेक्टर है इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। और ये वेक्टर कैसे आएगा, ये पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में आएगा, और ये आएगा R। ठीक है भाई, R, और ये जो फाइनल है P है, तो RP माइनस में क्या रहेगा, R1 रहेगा, ये वेक्टर होगा। ठीक है। तो ये जो वेक्टर है, ये जो इतना वेक्टर है, इसका ये वैल्यू आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ P तक जा रहे हैं तो RP लिखेंगे वेक्टर, और माइनस R2 लिखेंगे। ठीक है। तो ये पोजीशन वेक्टर आया इसका। ये ज़रूरी है क्योंकि अभी हमें इसका ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है भाई। और फिर क्या करते हैं, फोर्स निकालते हैं। तो लिखेंगे भाई फोर्स ऑन Q0 एट P ड्यू टू Q1। Q1 की वजह से जब फोर्स होगा उसको 1P से रिप्रेजेंट किया था, और ये आएगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जो चार्जेज हैं अपना Q1 पहला चार्ज है, Q0 जो P पॉइंट पर रखा गया है वो है, और डिस्टेंस हमें चाहिए। ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में हमने डिस्टेंस निकाल लिया है। ठीक है। और इसको अभी सिमिलरली हम क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे हम भाई, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम R, और 1 है और P है ना, तो RP इस तरीके से। इसको क्या करेंगे, इसको हम R और यहाँ पर 2 और P इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो R1P, इसका स्क्वायर कर देंगे। हाँ बोलो। प्यास लगी है, अच्छा पानी लेके आ रहे हैं रुको। और ये वेक्टर हमने लिखे दिया है, F के ऊपर बार लगा दिया है, तो यहाँ हमें वेक्टर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना होगा इसको। मतलब क्या करना होगा, यहाँ पर हमें एक यूनिट वेक्टर लिखना होगा, बिल्कुल यही यूनिट वेक्टर R1P, इसके ऊपर कैप लगा देंगे, यूनिट वेक्टर हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है। सिमिलरली ऐसे ही
फोर्स ऑन क्यू नॉट एट पी पॉइंट पर है ही ये ड्यू टू Q2 की वजह से जो फोर्स आएगा वो R2P लिखेंगे इस तरीके से। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, चार्जेस थोड़ा बदल जाएंगे, Q2 और Q0 हो जाएगा। अपॉन में क्या करेंगे, यहाँ पर अपॉन में हम क्या करेंगे भैया, अपॉन में R2P होगा और यहाँ पर इसका स्क्वायर लिखा जाएगा और ये R2P यूनिट वेक्टर लिखा जाएगा। देखिए हमने R2P यहाँ लिखा हुआ है लेकिन इसके ऊपर बार नहीं लगाया है, मतलब ये वेक्टर नहीं है, ये क्या है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ध्यान देने वाली बात है ये, ठीक है। वेक्टर में जो बच्चे ठीक से पढ़े नहीं वो थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर कि भाई मैग्नीट्यूड है ये, अगर इसके ऊपर बार लगाएंगे तब ये होगा, इसका वेक्टर होगा, लेकिन अभी क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है। अभी हम यूनिट वेक्टर को दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, थोड़ा देखिएगा कि अपना जो फॉर्मूला है थोड़ा बदल जाएगा। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। सिमिलरली हम तीसरे चार्ज की वजह से भी इस Q0 पर फोर्स निकाल सकते हैं, लेकिन अभी क्या करें, दो चार्ज को लेकर के चलते हैं और फिर जो है फिर हम जनरलाइज कर देंगे। और एक बात और, जैसे हमने फोर्स निकाला वैसे ही हम क्या करेंगे, एक ही लाइन में हम यहाँ पर चाहेंगे कि भाई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल जाए जो इस पॉइंट P पर है और चार्ज Q1 की वजह से। क्या करना होगा, इसके लिए हमें जो फोर्स आया है F1P, इसमें क्या करना होगा, Q0 से डिवाइड कर देंगे। जब Q0 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो आएगा 1/, क्या चिल्ला रहे हो, नहीं शांत रहो, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना, हाँ ठीक है शांत रहो, खेलो धीरे धीरे खेलो, मतलब तेज मत बोलो, धीरे बोलो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर Q0 से डिवाइड जब किए हैं तो Q0 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा ये चीज़, और बचेगा क्या, सिर्फ Q1 बचेगा और बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। R1P इसका स्क्वायर करेंगे, R1P होगा, ये कैप लिखेंगे भाई, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, E2P लिखेंगे, ठीक है। इस Q2 चार्ज की वजह से Q0 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी बात कर रहे हैं हम, वो कैसे आएगा, बस हम Q0 से इसमें डिवाइड कर देंगे। मत शोर मचाओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ Q2 होगा और R2P होगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे, R2P होगा, इसका कैप लिख देंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट अच्छा होगा कि हम इन दोनों को सपोज करें क्योंकि इनकी ज़रूरत है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हमें रिजल्टेंट चाहिए, ठीक है। तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू Q1 एंड Q2। मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना होगा, हमें देखना होगा डायरेक्शन भी इसकी, यानी वेक्टर सम करेंगे, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा कि जो E1 आया है, E1P आया है, उसको इस E2P के साथ जोड़ देंगे, वेक्टर फॉर्म में जोड़ेंगे, मतलब वेक्टर सम करेंगे। यहाँ पर सीधा सीधा सम नहीं है, ये क्या है, वेक्टर सम है, वेक्टर सम ऑफ दीज टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट पॉइंट P ड्यू टू Q1 एंड Q2 रेस्पेक्टिवली, इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये वेक्टर सम आएगा। अब हमें क्या करना है, ऐड करना है, लेकिन इसके पहले ध्यान देंगे कि भाई जो वेक्टर है, दोनों वेक्टर इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बिल्कुल यही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक है, 2P। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, ठीक है, वो कितना आएगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा हमें, हमारे पास एक्सप्रेशन है पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में क्या है, बाकी ये सारी चीज़ें हैं अलग अलग, ये तो कॉमन है, कॉमन ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो लिखेंगे भाई Q1 अपॉन में क्या है, R1P है, इसका स्क्वायर किया, R1P ये यूनिट वेक्टर लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, उसके बाद Q2 लिखेंगे, R2P इसका स्क्वायर किया, R2P और ये यूनिट वेक्टर लिखेंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास Q3 भी है, Q4 भी है, Q5 भी है, अब तो कहाँ तक है, N चार्जेस तक हैं इसके पास, हमारे पास, तो क्या करेंगे, इसे डॉट डॉट करके और फिर Qn लिखेंगे, अपॉन में RnP लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, RnP लिखेंगे, यहाँ कैप लगाएंगे और ये होगा, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड N चार्जेस की वजह से, कैपिटल N नंबर ऑफ चार्जेस हैं, वो 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो इतने चार्जेस अगर हैं इनके हमारे पास सिस्टम में, तो इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी पॉइंट P पर, वो इसका एक्सप्रेशन ये होगा, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में है, ये सब कुछ वेक्टर के फॉर्म में है। ज़रा सा देखें, एक बात और हम यहाँ बदलना चाहते हैं कि ये जो R1P है इसको हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, इसको रिप्लेस कर रहे हैं इस फॉर्म में। ये क्या हुआ, ये वेक्टर का फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म यूनिट वेक्टर है, ये वेक्टर के फॉर्म लिखा है हमने। बाकी ये क्या है, ये पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में है, ये वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है।
ये पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में अपना रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ डिस्टेंस का। इस डिस्टेंस को हम थोड़ा बदलेंगे और ये जो आर कैप है ना, आर 1p मान लिए सबसे पहले यही लिया। ये कैप जो लिखा हुआ है यूनिट वेक्टर होता क्या है भाई, उस वेक्टर को लिखा जाता है, यानी r1p लिखेंगे वेक्टर, और फिर इसी वेक्टर का क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड जो होता है उसको लिखा जाता है। मतलब क्या, r1p इतना। कभी कभी मैग्नीट्यूड को हम इस तरीके से मॉड के अंदर भी रखते हैं, ठीक है, ऐसा भी है। लेकिन अगर हम बार ना लगाएं, सिंपली ऐसे लिख दें तो ये मैग्नीट्यूड ऐसे ही माना जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखें जो देख रहे हैं आप, यहाँ r1p है, इस वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ें लिख सकते हैं, r और p माइनस r1 ये वेक्टर, ठीक। नीचे जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, rp माइनस r1, ठीक है। ये वेक्टर इस बार नहीं लिखेंगे, इस बार क्या है, वेक्टर नहीं, सिर्फ इतना लिखेंगे, इतना हो गया। बाकी देखें ये जो मैग्नीट्यूड है r2p, r1p जो है, r1p यहाँ ज़रूरत है, उसके बाद बाकी सबको जनरलाइज करेंगे हम यहाँ पर। तो r1p, r यहाँ लिखते हैं, जगह नहीं है, r1p ये जो मैग्नीट्यूड है इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा हमें। तो r1p जो है वो है क्या, rp माइनस r1 है, यही है ना, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे। तो इसकी जगह पर हम ये चीज़ रखने वाले हैं और ये इसकी जगह पर हम ये चीज़ रखने वाले हैं। फिर ये फार्मूला हमारा थोड़ा सा बदल जाएगा, e इक्वल्स टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ब्रैकेट लगाएंगे और q1 लिखेंगे, अपॉन में ये जो वैल्यू है उसकी जगह क्या लिखा हमने, उसकी जगह लिखना है rp और माइनस r1, ठीक है। ये वेक्टर रहेगा rp माइनस r1, ठीक है। और नीचे क्या था, rp माइनस r1 का होल स्क्वायर आया था कि नहीं आया था। अब देखें इतनी वैल्यू आई है, ये सिर्फ पहले वाले E1 के लिए वैल्यू आई, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले चार्ज की वजह से जो है उसकी वैल्यू, ठीक है। अब देखें यहाँ पावर, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पावर में कुछ नहीं तो 1 है, तो दोनों ये ऐड हो जाएं क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई जब होगा तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ये 2 और 1 मिलकर के 3 हो जाएगा। मतलब फाइनली हमारे पास क्या आएगा भाई, फाइनली हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, बता रहे हैं आपको, ये आएगा कि इसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ भी होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्यों ना हम एक ही बार में लिख देते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर q1 है, अपॉन में r1p जो नीचे साइड आया वो क्या आया था, rp माइनस r1, और इसका क्यूब आया था, और इधर साइड में क्या आया था भाई, rp माइनस r1, ये वेक्टर आया। सिमिलरली इसे ऐसे ही q2 के लिए 1p rp माइनस r2 और इसका क्यूब की करेंगे, और rp माइनस r1 ये वेक्टर रहेगा, ठीक है भाई। और ऐसे ही सिमिलरली सबके लिए होगा। तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ दिखाया नहीं, जो फोर्स होगा क्या होगा, ये दोनों जो वेक्टर हैं इन्हीं के बीच से जाएगा, ठीक है। ऐसे ये टोटल फोर्स की डायरेक्शन होगी इन 2 चार्जेस की वजह से, और सिमिलरली ऐसे ही हम क्या करेंगे, n चार्जेस की वजह से निकालेंगे, पहले 2 चार्ज की वजह से कंफर्म कर लेते हैं। ये वैल्यू आएगी रिजल्टेंट फोर्स की, और यही क्या होगा, यही डायरेक्शन होगी E की भी, ठीक है। जो फाइनल टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस पॉइंट पर, इनकी वजह से, दोनों चार्जेस की वजह से, ठीक है। और फिर क्या करना होगा, हमें एक काम और करना रहता है कि भाई ये जो चीज़ें हैं इनके बीच में सपोज दैट मान लिया पूरा जो एंगल है वो थीटा एंगल है, ठीक है। और ये जो F1 है, F1p है, यहाँ से मान लिया, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर मिटाते हैं कुछ चीज़ें, ये पूरा ये Q0 चार्ज यहाँ रखा हुआ था, थोड़ा सा मिटा करके इसको सही करते हैं। ये कितना है, ये थीटा एंगल है, ठीक है भाई, ये थीटा एंगल है पूरा का पूरा। इन दोनों चार्जेस के बीच में जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। और क्या करते हैं, ये जो 1p है यहाँ से हम सपोज कर लेते हैं कि बीटा एंगल पर ये जो रिजल्टेंट फील्ड है या फोर्स है वो है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये भी बताना होगा कि रिजल्टेंट फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड तो हमने बता दिया यहाँ लिख करके। बाकी क्या करना, जो रिजल्टेंट फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी बतानी है, किसी एक फील्ड की डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में। आप किसी को भी रेफरेंस मान सकते हो, आप E1 को मान सकते हो, E1 को, या फिर E2 को मान सकते हो। तो हम E1 से ये पता करना चाह रहे कितनी एंगल पर ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है, ठीक है। तो कैसे आएगा, इसके लिए फॉर्मूला होता है एक tan बीटा, ठीक है, tan बीटा होता है। और राइट में इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, जिस फोर्स से निकाल रहे हैं उस फोर्स को लिखते हैं r1p, ठीक है, r1p, उसके बाद साइन और थीटा लिखते हैं। अपॉन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है तो E लिखेंगे, E1p, ठीक है, वेक्टर नहीं लिखेंगे यहाँ पर। फोर्स रहता तो F1p लिखते हैं, ठीक है भाई, इतना साइन थीटा। उसके बाद दूसरा वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू लिखेंगे r2p, ठीक है। प्लस में क्या करेंगे, फिर से r1p लिखेंगे,
और साइन यहाँ लिखा है, यहाँ क्या करेंगे कॉस थीटा लिख देंगे, ये वैल्यू आएगी। अब अगर हमने यहाँ से बीटा निकालना है, यानी जो एंगल है वो निकालना है, यहाँ पर टैन बीटा लिखना है ना भाई, टैन बीटा। अगर बीटा निकालना है तो क्या करना होगा, यहाँ पर हमें ये टैन को हम इधर लेकर के चले जाएंगे, टैन इन्वर्स हो जाएगा। अब पूरी ये जो चीज़ है उसको ब्रैकेट में कर लेंगे, साइन थीटा अपॉन में ई 2p प्लस ई 1p कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आएगी, ये डायरेक्शन आ गया हमारा। ठीक है भाई, कहाँ से किसके रेस्पेक्ट में आया है, ये जो बीटा है वो एंगल कहाँ से, F1p से। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इतना एंगल होगा E1p से, इतना एंगल इसका होगा। फोर्स के लिए बिल्कुल सेम चीज़ है, फोर्स की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो यहाँ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हमने फोर्स पढ़ा था ना मल्टीपल चार्जेस की वजह से वहाँ डायरेक्शन निकाली थी, बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मल्टीपल चार्जेस की वजह से ऐसे ही निकाली जाएगी, उसकी डायरेक्शन भी बिल्कुल सेम ही रहेगी, फोर्स की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी रहेगी। ठीक है, और देखा जाए जैसे मान लिया कि ऐसे दो चार्जेज हैं हमारे पास और इनका रिजल्टेंट निकालना है, जैसे क्या हुआ कि वेक्टर सम किया तो किया हमने, ठीक है, लेकिन अगर ये चीज़ फाइनली जो आया है हमारे पास, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ पर उसकी वैल्यू कैसे आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ मान लीजिए कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड आई और उनके बीच का एंगल थीटा है, तो जो टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, वेक्टर नहीं, उसकी वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे सिर्फ। तो मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, ई का पूरा, और ये E1p पहला वाला इसका स्क्वायर करते हैं, E2p दूसरे वाले का स्क्वायर करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं 2FE1p, उसके बाद E2p, उसके बाद क्या करते हैं यहाँ कॉस थीटा लिखते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आती है मैग्नीट्यूड की। अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हैं जिनके बीच का एंगल थीटा है, ये एक्सप्रेशन आता है टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, वेक्टर का ये बिल्कुल वेक्टर का ही यहाँ पर यूज़ है, जितना वेक्टर हमने पढ़ा है वही सब यहाँ पर है और कुछ है नहीं। बच्चों एक सिंपल एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, जो फार्मूला हमारे पास है उसको कैसे हमें यूज़ करना है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। किसी एक पॉइंट पर जब हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, यानी कि कई सारे चार्जेस हैं सिस्टम के अंदर में, सिर्फ एक चार्ज नहीं है, कई सारे चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे ये देखते हैं कि एग्जांपल बिल्कुल सिंपल, उसके बाद थोड़ा सा टफ एग्जांपल भी देखेंगे। बिल्कुल सिंपल देखते हैं। पहली बात एग्जांपल, सपोज दैट कि मान लिया हमारे पास फाइंड, ऐसे क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड्स प्लस q एंड माइनस 2q। इसकी वजह से दो चार्जेस हैं हमारे पास, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ d। ये पता करना है, इनके बीच की डिस्टेंस d है, दोनों चार्जेस दिए गए हैं, इनके बीच की डिस्टेंस d है, स्मॉल d, और आपको पता करना है कि इनके बिल्कुल मिड में, इनको मिलाने वाली लाइन के बिल्कुल मिड में क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर फिगर बनाएंगे। फिगर बहुत कुछ हमें क्या कर देता है, क्लियर कर देता है। तो प्लस q चार्ज यहाँ रखते हैं, ठीक है, प्लस q चार्ज, और d डिस्टेंस पर क्या रहेगा अपना, d डिस्टेंस पर अपना रहेगा माइनस 2q चार्ज, ये d डिस्टेंस है यहाँ पर। इसी बीच में हमें निकालना है, मतलब क्या, यहाँ से डिस्टेंस रह जाएगी d/2 और यहाँ से डिस्टेंस भी d/2 रह जाएगी, मतलब दोनों तरफ से डिस्टेंस d/2 रह जाएगी। इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का पता करना है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, टोटल डिस्टेंस d थी, ठीक है, थोड़ा और ऊपर लिखें, ऐसे करके भाई बढ़िया से बनाते हैं। ये जो d डिस्टेंस है इनके बीच की, ठीक है, और इस पॉइंट P पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं कि फोर्स से ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुंचते हैं, यानी पहले फोर्स निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, इसी में हम क्या करेंगे, Q0 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, इतना आता है। तो हम इस पॉइंट P पर एक ज़बरदस्ती एक पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज ले लेते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए सिर्फ रखा है हमने, बाद में ये रिमूव हो जाएगा जब हम Q0 से डिवाइड कर देंगे, ये फार्मूले से बिल्कुल बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पर Q0 रखा है हमने, अब
अब फोर्स निकालेंगे इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, और क्यू नॉट से डिवाइड भी कर देंगे। तो क्या करेंगे भाई, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से निकालेंगे प्लस क्यू की वजह से। तो भाई फोर्स इस पर लगेगा क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट, इस पर क्यू जो है इस पर फोर्स लगाएगा इधर की डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या निकलेगी अपनी E1 इस डायरेक्शन में आ जाएगी। सिमिलरली ये क्या होगा, माइनस टू क्यू क्या करेगा, इसको इधर खींचेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। तो जो E2 है इसकी डायरेक्शन भी इधर ही आ रही है, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रही हैं। दोनों को क्या करना होगा, जोड़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि अगर अलग अलग डायरेक्शन में आते तो घटाना होता। थक गए हो? अच्छा ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ लो। नहीं, थोड़ा सा और पढ़ो, देखो पढ़ लो थोड़ा सा। देखो E1 और E2 को जोड़ दिया जाएगा, और दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो जोड़ देंगे भाई। अगर अलग अलग डायरेक्शन में आती है तो फिर इनको घटाना होता। तो भाई देखें E1 की वैल्यू क्या आएगी, और हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन एक ही बार लिख देते हैं। क्या करना है, E1 आएगा, ठीक है, और E2 जो है उसको जोड़ दिया जाएगा। E1 कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फोर्स के लिए हमारे पास ये आता, प्लस क्यू आता और क्यू नॉट भी लिखते, और अपॉन में ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है, d/2 है, तो इसका स्क्वायर भी करना पड़ता, और क्यू नॉट से डिवाइड करते थे, क्यू नॉट गायब हो जाता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एक्सप्रेशन है। उसके बाद देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी कॉमन होगा, यहाँ भी कॉमन होगा, तो यहाँ क्या करेंगे, -2q लिखेंगे, अपॉन में d/2 है, इसका स्क्वायर करेंगे, सेम चीज़ आएगी। यहाँ देखें अब हमें क्या करना है, q भी कॉमन है हमारे पास, ठीक है, तो q कॉमन ले लेते हैं, तो q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ देखें d/2 भी कॉमन है, ठीक है, d/2 का स्क्वायर करेंगे तो d²/4 हो जाएगा इधर साइड में। बाकी जो बचा है इधर क्या है, 1 बचा है, यहाँ -2 बचा है, तो फाइनली किधर आएगा, ये माइनस आएगा वैल्यू, ये वैल्यू कितनी आएगी, माइनस आएगी। तो फाइनली -q, ये 4 ऊपर जाएगा, अभी हम दे रहे हैं बाबू खाना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर d का स्क्वायर हो जाएगा। तो E की वैल्यू ये आ चुकी है, ठीक है, E की वैल्यू ये आई है। E का जो मैग्नीट्यूड आया है, यहाँ पर क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड सिर्फ लिखेंगे, वेक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं, -4q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर d का स्क्वायर होगा, 4 से 4 आप कैंसिल आउट कर सकते हो, और फिर क्या होगा, E की वैल्यू अपनी आएगी, E की वैल्यू आएगी q अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू क्या होगा, d का स्क्वायर होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल मैग्नीट्यूड आ चुका है। अरे क्या करूं, पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं? पढ़ाऊं? हाँ। तब शांत क्यों नहीं बैठ रहे हो तुम? बैठा मैं। शांत बैठे हो, ठीक है, तब मत शोर मचाना, ठीक है, पढ़ना। चलो बैठो, पढ़ो सामने। शांत नहीं रहना है। नहीं। अब दूसरा एक एग्जाम्पल देते हैं, देखते हैं यहाँ पर हम, और वो थोड़ा सा अलग रहेगा, है ना। अलग क्या रहेगा, बिल्कुल सेम ही रहेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्या है कि भाई वो आपके कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। 2 चार्जेस +8 × 10⁻⁻6 कूलाम, ये Q1 की वैल्यू है, एंड -8 × 10⁻6 कूलाम, ये Q2 की वैल्यू है, आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ d मीटर, इनके बीच की डिस्टेंस d यूनिट है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन चार्जेस इज गिवन है आपको, दोनों चार्जेस के बीच पॉइंट में, बिल्कुल मिड पॉइंट में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको गिवन है, ये वैल्यू है इसकी 6.4 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलाम। फाइंड द वैल्यू ऑफ d, d की वैल्यू आपको पता करना है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर थोड़ा बना लेते हैं। ये जो चार्ज है +8 × 10⁻⁻6 कूलाम लिखा है, कहीं कहीं पर क्या लिखा रहेगा, 8 माइक्रो कूलाम, और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, तो हम इसको बदल लेंगे भाई, कूलाम में डायरेक्ट बदल लेंगे। पहला चार्ज ये है, दूसरा चार्ज यहाँ पर रखा गया है, ये बिल्कुल सेम है लेकिन अपोजिट है, 10⁻⁻6 कूलाम ये भी है। इनके बीच की डिस्टेंस d है, इनके बीच की डिस्टेंस d है भाई। अब इसके बिल्कुल मिड पॉइंट में, मिड पॉइंट का मतलब ये हुआ कि यहाँ से डिस्टेंस रह जाएगी d/2, और यहाँ से डिस्टेंस d/2, फिर से दोनों चार्ज से जो डिस्टेंस इस पॉइंट P की सेम रह जाएगी। इस पॉइंट P पर E की वैल्यू दी गई है, इस पॉइंट P पर जो E की वैल्यू है वो गिवन है कितनी, 6.4 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलाम। ये कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ करना है कि पॉइंट, इस पॉइंट P पर जो मिड पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे इक्वल्स टू इतना लिख लेंगे,
तो हम देखें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे, दोनों चार्जेस की वजह से, इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी, और दोनों का सम कर देंगे। देखिए मैग्नीट्यूड का यूज़ होगा यहाँ पर, डायरेक्शन नहीं देखी जाएगी, ठीक है। डायरेक्शन तो ठीक है, इसका जो है ये नेगेटिव जो साइन है वो नहीं देखा जाएगा। मतलब क्या है, आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 एंड Q2 एट मिड पॉइंट P पर निकालना है। तो दोनों का सम कर देंगे, दोनों का सम हमारे पास दिया गया है, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है। और यहाँ क्या करेंगे 1/4πε0, और दोनों सेम ही तो है, चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी d/2 है, तो क्यों ना हम क्या करें, दोनों को यहाँ 2 लिख देते हैं। 1/4πε0 और अपना जो चार्ज है, चार्ज तो सेम ही है, 10 to the power 8 × 10⁻⁻6 है, और डिस्टेंस जो है d/2, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, बराबर में 6.4 10 to the power ये 4 है, ठीक है भाई। अब हमें यहाँ से d की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2 दिख रहे हैं हम, है 2 है, और यहाँ पर 8 है, 2 8 जा 16 होगा, और 16 से इसको चाहे तो हम डिवाइड कर दें, ये 64 दिखाई दे रहा है, ठीक है। 6.4, इस पॉइंट को यहाँ से हटा दे तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें 3 लिखना पड़ेगा। अब हम आसानी से 2 × 8 यानी 16 को 4 टाइम्स कर सकते हैं, 16 4 टाइम्स 64 होता है, ठीक है। तो इतना हो गया। बाकी अब d/2 हमें निकालना, ये वैल्यू हमें पता है, d/2 को इधर लेकर के आते हैं, d/2 तो है, और इसका स्क्वायर इधर लेकर के आते हैं। बाकी बचा क्या, 10 to the power, इधर 4 बचा है, तो हम क्या करेंगे 10 to the power -6 है, और इधर नीचे आएगा 4, और नीचे 10 to the power ये 3 भी आएगा, ये वाला, ठीक है। सब कुछ हमने नीचे कर लिया, और बाकी कुछ बचा नहीं इधर साइड में, ठीक है। अब थोड़ा सा d/2 करते हैं, इसका स्क्वायर तो है ही इधर साइड। अब क्या करें, अब जो है ये इधर कितना बचा है, 10 to the power -6 है, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये भी इसके साथ जुड़ जाएगा और -9 हो जाएगा, 10 to the power -9 हो जाएगा, और यहाँ नीचे बचा है 4, ठीक है। और चाहे तो हम क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, यहाँ d/2 आएगा, और बराबर में क्या आएगा, 10 to the power -9 है, ठीक है, -9 है ना। हाँ, एक चीज़ यहाँ मिस कर दिए हम, ये जो वैल्यू है 1/4πε0 की वैल्यू, 9 × 10 to the power 9 ये भी आएगा। अब ये वैल्यू जो है ऊपर जा कर के -9 हो जाएगा, और ये +9 पहले से है तो ये वैल्यू कट जाएगी, ठीक है। 9/4 आया इधर साइड में, तो 9/4 यहाँ पर आएगा, 9/4, ठीक है, 9/4 आएगा, और 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है और 4 भी परफेक्ट स्क्वायर, तो 3/2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, d की वैल्यू आएगी 2 मीटर। 2 मीटर की डिस्टेंस पर, ठीक है, इस 2 मीटर की डिस्टेंस का मतलब d की वैल्यू क्या है, ये दोनों जो चार्जेस हैं ये 2 मीटर की डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं, पहले से 2 मीटर की डिस्टेंस पर सेपरेटेड थे, और इसी वजह से क्या हो रहा था कि भाई इसके मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आ रही थी, ठीक है। और दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के थे, अनलाइक चार्जेस थे, तो एक जो है क्या करेगा, इस पर अगर हम तेज चार्ज रखेंगे तो इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, दूसरा वाला उस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में आएगी, E1 और E2। इस वजह से हम क्या कर रहे थे, यहाँ दोनों को जोड़ रहे थे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, E1 की डायरेक्शन भी इधर ही है और E2 की डायरेक्शन भी इधर ही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये E2 है, जुड़ जाएंगे। तो ये हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा मल्टीपल चार्जेस की वजह से, सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से, जिसमें चार्जेस का पूरा सिस्टम था, एक चार्ज नहीं, पूरे कई सारे चार्जेस थे, उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी पॉइंट पर, वो हमने कैलकुलेट करके देखा, उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला बताया, और जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन भी बताने के लिए हमने उसके लिए एंगल, उसका जो एंगल है किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड से वो कितना आएगा, उस चीज़ के लिए हमने फार्मूला बताया, ठीक है। और उस पर हमने क्या किया, 2 एग्जाम्पल भी किए हैं, और एक बहुत सिंपल था, दूसरा भी बिल्कुल वैसे ही था, लेकिन ये दूसरा वाला एग्जाम्पल आपके कंपटीशन में आया हुआ है बाबू। अब क्या करें, इधर देखो, क्या करें, बंद कर दें, हाँ। बंद कर दें, हाँ। ठीक है। हाँ। तो बोल दो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को बोलो। लाइक, वीडियो को लाइक नहीं करना है, और सब्सक्राइब चैनल को नहीं करना है भाई। ये तो कह रहे हैं कि वीडियो को लाइक भी नहीं करना है, सब्सक्राइब भी नहीं करना है, तब क्या होगा।